हेलो नमस्कार फ्रेंड्स जैसा कि हमने सीरीज शुरू की थी एनसीईआरटी व्याकरण कक्षा 6 से लेकर 10 तक। दोस्तों इसमें कुछ एरर आने के कारण वीडियो बीच में कट गई थी, इसीलिए वीडियो का ये तीसरा पार्ट है। पहले 2 पार्ट पूरे किए जा चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिए प्ले लिस्ट में जाकर। एनसीईआरटी प्ले लिस्ट का नाम है हिंदी व्याकरण। एनसीईआरटी हिंदी व्याकरण प्ले लिस्ट का नाम है, उसमें जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स हम सिलेबस के अनुसार एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जैसा कि आपको वीडियो में बार बार दिखाया जाता है। इसी प्रकार से आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। चलिए पहले एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस में हमारे कौन से टॉपिक बचे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम क्या क्या कर चुके हैं एक बार सिलेबस देख लीजिए। ये सिलेबस एनटीए का है दोस्तों, एचएसएससी का जो ग्रुप सी के लिए निर्धारित किया गया था, और ग्रुप डी के लिए भी यही रहने वाला है। शब्द, अलंकार, विकारी, अलंकार हमने नहीं किए अभी तक, विकारी कर लिए हैं, वाक्य कर लिए, अविकारी कर लिया है, पद कर लिए, पदबंध कर लिए, और क्या क्या कर लिया है दोस्तों, पर्यायवाची कर चुके हैं, विलोम कर चुके हैं, अनेकार्थी कर चुके हैं, अयोगवाह कर चुके हैं, वाक्य शोधन कर चुके हैं, निपात कर चुके हैं, संबंध बोधक कर चुके हैं, और क्या कर लिया चलिए आगे देखते हैं। विशेषण हमारा शुरू है, संज्ञा सर्वनाम कर चुके हैं, क्रिया विशेषण कर चुके हैं, समुच्चय बोधक कर चुके हैं, विषय बोधक कर चुके हैं, लिंग वचन कर चुके हैं, कारक कर चुके हैं। बस कुछ ही टॉपिक बचे हैं जो इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये सब करके हमारा सपोर्ट करना दोस्तों। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। विशेषणों की तुलना में प्रयोग। विशेषणों की तुलना में क्या अभिप्राय है, उदाहरण देकर समझाइए। इससे पहली वीडियो में इन दोस्तों सेकंड वीडियो में हम विशेषण को कवर कर चुके हैं, इसमें विशेषण का कुछ पार्ट बचा उसको ही कवर करेंगे। तुलना के आधार पर ये कर चुके थे हम। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था हम कर चुके हैं पहले। मूलावस्था में क्या होता है, मूलावस्था में ज्यों का त्यों रहता है, उत्तम अवस्था में थोड़ा इससे बेहतर होता है, इसमें सबसे बेस्ट होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की वस्तुओं की तुलना की जाती है। जैसे मेरी कलम सबसे सुंदर है। दोस्तों आपने डिग्री पढ़ी होंगी इंग्लिश में, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, मोर, मोस्ट, मोरेस्ट। दोस्तों ऐसी डिग्री होती है, वह डिग्री है ये तीनों प्रकार की विशेषण की, देख लो एक बार। आगे चलिए, जैसे ये डिग्री दी तीनों की, आप इनको पढ़ लेना एग्जाम में, क्या पता क्या पूछ लिया जाए। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ की सेकंड फॉर्म है श्रेष्ठतर, तीसरी फॉर्म है श्रेष्ठतम। दोस्तों इस प्रकार आप सारे के सारे एक बार जरूर पढ़ लेना इनको। फारसी तुलनात्मक कौन से हैं, बद, अच्छा, कम, बद का बदतर, और अच्छा का बेहतर, बेहतरीन, कम का कमतर, कमतरीन। दोस्तों आप वीडियो रोककर इन सबको जरूर 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 पढ़ना। फ्रेंड्स पर विशेषण हमारे सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन हम इसका केवल ओवरव्यू देखते हैं। पर विशेषण क्या है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या कहते हैं, पर विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन चतुर है, लेकिन मोहन दोस्तों मोहन चतुर तो है लेकिन बहुत चतुर है। राम बहुत अधिक चालाक है, जो जैसे यह अधिक की विशेषता बताई। सुरेश चतुर है, अत्यधिक इसकी विशेषता बताता है। इसी प्रकार कृपया राम बहुत परिश्रमी है, वह लगभग 20 आदमी थे। दोस्तों इस प्रकार से निपात होता है, विशेषता बताता है, उसी प्रकार से ये भी विशेषता बताता है निपात की तरह। आगे है विशेषण की रचना। दोस्तों एक बार इनको ध्यान में रखिए थोड़ा सा कि कौन से हैं पर विशेषण। बहुत, बहुत, अधिक, अत्यधिक, अत्यंत, बड़ा, कम, खूब, थोड़ा, ठीक, पूर्ण, लगभग। आगे है विशेषण की रचना।
कुछ शब्द मूलतः विशेषण होते हैं जैसे अच्छा, बुरा, मीठा आदि, किंतु कुछ विशेषणों की रचना प्रत्यय या उपसर्ग लगाकर की जाती है। जैसे प्रत्यय से चाय, एक चाय है, चाय वाला, चाय वाला चाय बनाने वाला, या चाय 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 पत्ती है। मुझे पता सुख है, सुखद, सुख है, सुख है, द लग गया, क्या लगा, प्रत्यय है। बलशाली, ईमानदार, दार लग गया इसमें। इसी प्रकार उपसर्ग लगते हैं, दू लग गया, दू, दुर्लभ, लापता, बेहोशी, नीडर। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक थोड़ी छोटी ट्रिक बताता हूँ। जैसे चाय वाला, सुखद, बलशाली, प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं। इन सब को आप वीडियो रोककर पढ़ लेना टिकाई से। हमारा लक्ष्य ये नहीं कि वीडियो लंबे बनानी है, व्यूज लेने हैं, पैसे कमाने, नहीं फ्रेंड्स, केवल और केवल बस वीडियो प्रोवाइड करानी है पूर्ण सिलेबस के साथ। देख लीजिए ये क्या है, विशेषताएं हैं, शब्द विशेषण, शब्द विशेषण देख सकते हैं आप। जैसे बक्सन है, बक्ष्य, भिक्षा, भिक्षुक, इस मुकर, रेत, तिरेतिल्ला, व्याकरण, व्याकरण, व्यवहार, व्यवहारिक। दोस्तों ये प्रश्न दिए हैं परीक्षा उपयोगी। विशेषण क्या है, विशेषण के कौन से 4 भाग हैं। विशेषण के 4 भाग आप देख रहे हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक वाचक। गुणवाचक में नीली कमीज है, परिणाम 2 मीटर कपड़ा है, मापतोल है इसमें, संख्यावाचक 4 कलमें हैं, सार्वनामिक यह मकान है, यानी सार्वनामिक सबके लिए होता है। ऊपर आपको निश्चित दिया है, निश्चित, अनिश्चित। वह कक्षा में प्रथम आया, कुछ फल खाओ, थोड़ी मिठाई लो। सर्वनामिक, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषणों में अंतर। विशेषण की तुलना के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। मूल अवस्था, उत्तम अवस्था और उत्तम अवस्था। मोहन अच्छा बालक है, मोहन राम से अच्छा बालक है। मोहन राम से इसमें तुलना की गई है, दो की, राम की और मोहन की तुलना की गई है। लेकिन आगे उत्तम अवस्था में ऐसे की जाएगी तुलना, मोहन सबसे अच्छा है, मोहन कक्षा में सबसे चतुर है, जो जितने भी हैं सबसे तुलना की गई है बहुत ज़्यादा मात्रा में। आगे मूल अवस्था, जैसे कठोर, उत्तम अवस्था में आ जाएगा कठोरता, उत्तम में आ जाएगी कठोरतम। इस प्रकार के लघु, लघुतर, लघुतम, इस प्रकार से होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश में इनको डिग्री बोलते हैं। परविशेषण, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं। परविशेषण एवं विशेष्य के उदाहरण दीजिए, कोई जरूरी का अपना काम की बात सुनिए। फ्रेंड्स, आगे दिया है क्रिया। क्या क्रिया हमारे सिलेबस में दिया है, चल देखते हैं एक बार। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो क्रिया है वो दी गई है हमारे सिलेबस में। चलिए इसको करते हैं। क्या पता क्रिया के बारे में कौन सा प्रश्न एग्जाम में आ जाए। क्रिया किसे कहते हैं? पहली बात तो क्रिया शब्द की उत्पत्ति कर्त धातु से हुई है, जिसका अर्थ है कुछ करना, कुछ किया गया, किया जाना या किया गया। व्याकरण दृष्टि से क्रिया वह शब्द है जिससे किसी भाषा के रूप में करने या होने का ज्ञान हो, जैसे हंसना, खेलना, लिखना, दौड़ना, सोना। किसी भी कार्य के 2 रूप होते हैं, कार्य या तो होता है या फिर किया जाता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या गिराए जाते हैं, वही बात है। चलिए देखते हैं आगे। कार्य के होने या किए जाने को क्रिया कहते हैं। सीधी बात से वर्ब है, इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं। कार्य करने की प्रक्रिया सब कुछ इस पर निर्भर करता है। जैसे मोहन सोता है, सोना क्या है? क्रिया है, स्लीपिंग। धातु, धातु की परिभाषा दीजिए। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं।
जिसे लिखना, पढ़ना, खेलना आदि क्रियाओं में लिख पढ़ खेल सकते हैं। सामान्य धातु पढ़ना, लिखना, सोना। ये अपना काम की बात को नहीं है। बाकी इतना याद रखियो कि जो धातु है वो क्या है, जो क्रिया है, क्रिया की नींव रखती है। धातु किसकी नींव रखती? क्रिया की नींव रखती, क्रिया की। याद रखना, दिमाग में थोड़ी बात रखना इसको कि धातु का जड़ क्या है? क्रिया। क्रिया कितने भेद हैं? 5 हैं। बस इतना याद रखना, क्रिया के भेद कितने? 5। सॉरी, क्रिया के दोस्तों, धातु के कितने भेद हैं? 5। क्रिया के तो आगे देखते हैं कितने भेद हैं। क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। लेकिन दोस्तों एक तीसरा भाग भी है इसका, द्विकर्मक क्रिया, जिसमें 2 कर्म होते हैं। लेकिन एग्जाम में आए तो आपको आंसर 2 लगाना होगा। अकर्मक, इसमें कर्म नहीं होता, क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। कर्ता फॉर मीन्स सब्जेक्ट। दोस्तों आपको एग्जाम में कभी ऐसा प्रश्न आए तो आप ऐसा क्या करना है इसका, जैसे मोहन पढ़ता है, दोस्तों सब्जेक्ट क्या है? मोहन। और वर्ब क्या है? क्रिया। तो क्या हुआ? क्रिया कि इसका फल इस पर पड़ रहा है, ये बात है। यानी क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। इस प्रकार इन दोनों पर इस पर पड़ता है। मोहन पढ़ता है, मोहन काम कर रहा है, ये काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, तो फल किस पर पड़ा है? मोहन में पड़ा है। इन दबाव मोहन पर पढ़ने का। आगे सकर्मक, जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, वहाँ पर कर्ता पर था, यहाँ पर कर्म पर। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर किस पर पड़ा? जो पुस्तक है इस पे इसका असर पड़ा है। पत्र लिखता है, पत्र का इस पे असर पड़ा है, न कि इस पे। या ऐसे बोलता, मोहन पढ़ता है तो मोहन पर, सीता लिखती है तो सीता पर। लेकिन बीच में दूसरा सब्जेक्ट आ गया एक और, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर पड़ा इसका असर इंग्लिश में। आगे है अकर्मक सकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया के कितने उपभेद हैं? यह पूछा जा सकता है एग्जाम में। सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन से हैं? एकर्मक, द्विकर्मक, अपूर्ण कर्मक। जैसा कि आपको शब्द से स्पष्ट पता चल गया है, एक कर्मक में एक कर्म, द्विकर्मक में 2 कर्म। कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट इंग्लिश में, और कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, क्रिया का मतलब वर्ब। अपूर्ण में, जिसमें वाक्य पूर्ण को नहीं है। एकर्मक, एकर्मक जिसमें एक कर्म हो, एक कर्म क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्या है? पहले इसको ऐसे बांट लीजिए पार्ट में। इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट है। पुस्तक क्या है? ऑब्जेक्ट है। पढ़ना क्या है? वर्ब है। इसको बोलते हैं कर्म, इसको बोलते हैं कर्ता, इसको बोलते हैं क्रिया। यानी इसमें क्या है? एक क्रिया है, एक कर्म है। द्विकर्म जिसमें 2 कर्म हों। जैसे आगे देखते हैं उदाहरण से। इसका उदाहरण कहाँ दिया है? उदाहरण नहीं दिया, नहीं देखिए उदाहरण। राम श्याम को पत्र लिखता है, इसमें राम को बांट लीजिए। राम क्या है? सब्जेक्ट है। श्याम क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है। पत्र क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है। इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 कर्म है इसमें। ये क्या है? सब्जेक्ट है, और ये क्या है? वर्ब है। इस प्रकार आप वाक्य को एग्जाम में बांट लेना, तो आपका वाक्य आसानी से कवर हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि वाक्य में 2 कर्म किसमें है, एक कर्म किसमें है, यदि ये वाक्य में आपसे पूछा जाए तो आप इसको बेझिझक पहले उसको पार्ट में तोड़ दें, उसके बाद उसका उत्तर लगाएं। आपका आंसर 100% सही हुआ। आगे है अपूर्ण सकर्म क्रिया। ये वे क्रियाएं हैं जिनमें कर्म रहते हुए भी कर्म को किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसमें क्या है कि क्रिया पूरी नहीं होती, अपूर्ण होगा कर्म रहते हुए भी। जैसे सोहन मोहन को समझता है। ये सोहन मोहन को क्या समझता है दोस्तों? मूर्ख भी समझ सका है, होशियार भी समझ सका है, पागल भी समझ सकता है, लेकिन अधूरा है दूसरे वाक्य के बिना। ये ऊपरला वाक्य अधूरा है।
मोहन सोहन को चोर भी समझ सका है, ईमानदार भी समझ सका है, अहिंसावादी भी समझ सका है, हिंसावादी भी। दोस्तों अपूर्ण है, पूर्ण कब होगा जब दोनों वाक्य मिलेंगे। ये वे क्रियाएं हैं जिनमें कर्म रहते हुए भी कर्म को पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, अल्पर की। आगे चलते हैं। क्रिया के कुछ अन्य भेद हैं। दोस्तों सीटी एग्जाम में इन भेदों से प्रश्न आए थे बहुत ज्यादा। अन्य भेद, संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से मिलकर, जो दो या कई धातुओं से मिलकर, जो कई धातु हैं उनसे मिलकर एक क्रिया बना है तो उसे बोलते हैं संयुक्त क्रिया बोलते हैं। संयुक्त क्रिया बोली जाती है, ठीक है। इन धातुओं में मूल धातु को प्रधान क्रिया कहते हैं तथा दूसरे धातु को सहायक धातु क्रिया कहते हैं। यानी क्या कह रहे हैं ये, मूल धातु को प्रधान धातु बोलते हैं, जो मूल का मतलब मेन धातु है, मुख्य है, उसको बोलते हैं प्रधान। दूसरी धातु को गौण बोल सकते हो आप, या दूसरी धातु को सहायक बोलते हैं, हेल्पर। जैसे मोहन, मोहन तुरंत बोल उठा, इसमें मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, तुरंत एक योजक शब्द है। बोल, बोल क्या है, एक मूल है, या उठा यह सहायक क्रिया है। ये भी हो सकता है मोहन बोला, मोहन बोल उठा, ये उठना उसकी एक सहायक क्रिया पर है। बादल गरजना लगा, मैंने समझा, यानी ये एक संयुक्त क्रिया आपको समझ में आएगी। संयुक्त क्रिया क्या होती है, और इसमें दो प्रकार की क्रिया होती है, एक मुख्य एक गौण होती है। इसको आपको समझना पड़ेगा, एक बार पढ़ लेना अच्छे से। जैसे कृष्ण को जाने दो, जाने क्या है इसमें, इसमें जाने मुख्य है, लेकिन देना क्या इसमें गौण है। आगे क्या है, अपूर्ण क्रिया। जब क्रिया को सार्थक पूर्ण बनाने के लिए उसमें उससे पहले कोई संज्ञा या सर्वनाम विशेषण शब्द लगाया जाता है। यानी कोई क्रिया अपूर्ण है, उसे सही बनाना चाहते पूर्ण बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ा है, सर्वनाम संज्ञा विशेषण जोड़ा जाता है। जैसे योग्य, योग्य का आगे पीछे मैं लगाऊंगा तो योग्य मतलब क्या है भाई, योग्य विद्यार्थी है, योग्य गाय है, योग्य बछड़ा है, कुछ भी उसका है। योग्य के आगे संज्ञा सर्वनाम लगाया जाता है। योग्य पुरुष, उसने राकेश को नेता सुना। आगे है नाम धातु। नाम धातु किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से मूल धातुओं को जोड़कर जो क्रिया बनती है, मूल धातुओं के साथ जो क्रिया जोड़कर बनती है उसकी बात से उसे नाम धातु कहते हैं। नाम से नाम से स्पष्ट हो तो संज्ञा क्या है, का नाम है, संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयुक्त होता है, सर्वनाम प्रयुक्त होता है। इन दोनों की विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताता है। तो तीनों का संबंध किससे हुआ, नाम से हुआ, तो नाम धातु बोलते हैं इसे। यानी मूल धातुओं को जोड़कर जो क्रिया बनती है। मूल धातु कौन है, मुख्य है, इसमें मुख्य धातु होती है, मुख्य धातु नाम भी इसका कोई। आगे है संज्ञा धातु क्रिया। जैसे श्रम, श्रम से बना शर्मा और क्रिया बनी शर्माना। जैसे सर्वनाम अपना, 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 अपनापन। इसमें गर्म विशेषण है, गर्मा धातु है, गर्माना क्रिया है। आगे है पूर्वकालिक क्रिया। जब मूल क्रिया से पहले ऐसी क्रिया आ जाए जिसे काम के पहले हो चुके या होने का बोध हो, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी दोस्तों पहले से ही पता हो, पूर्वकालिक मतलब पूर्व मतलब पहले होता है, कालिक मतलब समय, यानी समय से पहले। जब मूल क्रिया से पहले ऐसी क्रिया आ जाए जिससे काम के पहले ही हो चुके का पता चले। जैसे इस क्रिया के मूल धातु के साथ कर या करके शब्द लगाए जाते हैं। दोस्तों शब्द ध्यान में रखना होगा आपको, कर करके लगाए जाते हैं पूर्वकालिक में। वह तो लिख कर आया, यानी दोस्तों लिख कर आया, एक धातु पहले पूरी हो सकी, एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले पूरी हो सकी पूर्वकालिक में। मैं उसे भोजन करके बात करूंगा, यानी पहले भोजन करेगा, या पूर्वकालिक क्रिया बाद में बात करेगा। मोहन ने स्कूल पहुंचकर अध्यापक को प्रणाम किया। मोहन ने स्कूल पहुंचकर अध्यापक को
प्रणाम किया। ठीक है, आगे चलते हैं। कृष्ण दौड़कर स्टेशन पहुंचा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कृष्ण दौड़कर स्टेशन पहुंचा, इसमें पहले क्रिया कौन सी? दौड़ना, बाद में स्टेशन पर पहुंचना। दो क्रिया इसमें, पहुंचना और दौड़ना। आगे है दोस्तों, सीईटी के एग्जाम में यही पूछी गई थी कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? जिस क्रिया से किसी अन्य से काम करवाने का बोध हो, यानी खुद काम नहीं करता, किसी और पर काम करवाया जावे, वो कौन सी थी? प्रेरणार्थक है, यानी प्रेरणा देकर काम करवाना। जैसे अन्य से काम करवाया जाए। मोहन ने राम से पत्र लिखवाया। मोहन ने खुद काम नहीं किया, राम से करवाया। माने विद्यार्थी द्वारा संदेश भिजवाया। मालिक ने नौकर से दुकान खुलवाई। खुद मालिक ने नहीं खोली, दुकान नौकर से खुलवाई, यानी आप आज्ञा देकर काम करवाना। इसको आप आज्ञा भी बोल सकते हो, आज्ञा देकर काम करवाना, आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक। आगे है समापिका अथवा प्रधान क्रिया। जो क्रिया वाक्य के अंत में लगे उससे समापिका या प्रधान क्रिया कहते हैं। यानी वाक्य है जो इसका अंत में लगे, समापिका शब्द से पता चल रहा है कि समाप्त होने के लास्ट में, जो समापिका समाप्त होते होते रास्ते में लगना, प्रधान क्रिया भी बोलते इसको। जैसे नीता खाना खा रही है, इसमें क्या है? खाना, खा। दौड़ती, आगे है दौड़ता, देखा था। ये सब क्या क्रिया हैं? समापिका या प्रधान क्रिया, जो वाक्य के लास्ट में लगती हैं। आगे है व्यक्ति या क्रियार्थ। मूड, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है क्रिया किस प्रयोजन के लिए की गई है, यानी इसमें प्रयोजन पता चलता है, उद्देश्य पता चलता है कि यह क्रिया क्यों की गई है, उसे व्यक्ति क्रियार्थक कहते हैं। इस हिंदी में मुख्य रूप से 5 व्यक्तियां हैं। कितनी हैं? 5। देख लीजिए इन 5 को, क्योंकि ये क्रिया का भाग है, क्रिया हमारे सिलेबस में दिया है। निश्चित अर्थक क्रिया, सूचना प्रधान क्रिया को निश्चित अर्थक कहते हैं। जैसे खिलाड़ी नहीं खेल रहे, निश्चित है या तुम अभी बाजार जाओ, क्या निश्चित अर्थ है यो। आगे है विद्यावर्थ वर्ती, इच्छा प्रधान क्रिया। आगे संभावनावर्त है, जिसमें संभावना जताई जावे, क्रिया के जिस रूप से संभावना का अनुमान पता चले। जैसे शायद आज वर्षा होगी, संभव है कि आज आचार्य जी आए। अनुमान और संभावना दोस्तों में आप देख रहे हैं, ये अनुमान है वर्षा का, इसकी संभावना है, दोनों किसमें होते हैं? संभावनार्थ में होते हैं। आगे है संदेहार्थ, जिस क्रिया से कार्य होने का लगभग पूरा निश्चित हो किंतु थोड़ा सा संदेह हो। अपन आम भाषा में बोलते हैं कि भाई तुम्हारा पेपर 100% तो मैं कह नहीं सकता, 99.9% क्लियर हो जाएगा, ये बोलता हूँ, तो क्या है? संदेह है। कितना? इतना तो काम बढ़ सकता है, लेकिन एक पॉइंट आपको संदेह है, इसे बोलते हैं संदेहार्थ। कृष्ण ऊपर में आ गया होगा, उसको पक्का यकीन नहीं आ गया होगा, लेकिन थोड़ी ही इसमें कसर है, नहीं भी आया हुआ है। परीक्षा समाप्त हो गई होगी, आप अपने पर लागू कर सकते हैं कि आप परीक्षा में 99% पास हो जाओगे, 80% पास हो जाओगे, कुछ संभावना अधिक पास होने की है लेकिन कम की है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि संदेहार्थक में जो काम बढ़ने की संभावना है वो ज़्यादा होती है और न बढ़ने की पॉसिबिलिटी कम होती है। आगे है संकेतार्थ, जिस वाक्य क्रिया में 2 क्रियाएं होती हैं, दोनों में कार्यकरण का संबंध संकेतार्थ क्रिया से होता है। संकेतार्थ वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं, ठीक है। संकेतार्थ में वाक्य में कितनी क्रिया होती हैं? 2। दोनों में कार्य करण का संबंध होता है, दोनों में संबंध होता है कार्य का और करण का। जैसे पानी बरसता तो फसल अच्छी होती, यानी दोस्तों इसका संबंध किससे है? इससे है, कार्य का और करण का।
यदि पानी बरसता तो फसल अच्छी होती, मेहनत करता तो सफल हो जाता। यानी मेहनत करता, करता मतलब करता है यहाँ पर, तो ये करण हो गया। आगे चलते हैं। क्रिया के विकारी तत्व। क्रिया के प्रमुख विकारी तत्व। क्रिया में विभिन्न उत्पन्न होती है, विभिन्न विकार उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इसकी गिनती हिंदी के विकारी शब्दों में की जाती है। सबसे अधिक विकारी शब्द व्याकरण में आए हैं। व्याकरण की किसमें? क्रिया में। सबसे अधिक विकारी शब्द क्रिया रूप में आते हैं। विकार के प्रमुख कारक कारण तत्व लिंग वचन पुरुष काल वाच्य, इन्हीं के कारण विकार उत्पन्न होता है। इन सब के कारण ही क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। सीधी ही बात है। लड़का है तो लिंग है, लड़का अच्छा काम करता है। लड़की आएगी, लड़की अच्छा काम करती है तो करती कर्ता बदले गए, करती कर्ता दोनों बदले गए। कर्ता क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। सीधी बात ये है इसमें। विकारी क्रिया तत्व में जो क्रिया है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। जैसे आप उदाहरण में दिए गए हैं, देख लीजिए। मैं पढ़ता हूँ, ये मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। अड़ा जे वह हम पढ़ते हैं, ते आ गया, क्रिया बदलेगी। इस प्रकार से मैंने पुस्तक पढ़ी, हमने पुस्तक पढ़ी, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ते हैं। लिंग के आधार पर लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़की पुस्तक पढ़ती है। आप वाच्य के अनुसार मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। रमेश ने पत्र लिखा, रमेश के द्वारा पत्र लिखा गया। दोबारा शब्द जुड़ जाए तो वाच्य के द्वारा परिवर्तन हो जाता है। किसमें? वाक्य में। कौन करती है? क्रिया करती है। क्रिया पर पूरा प्रभाव पड़ता है। आगे है अभ्यासार्थ लघुरात्मक प्रश्न। किसके? क्रिया की परिभाषा दीजिए। आपने पहले पढ़ ली है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। आगे है अकर्मक और सकर्मक। आपने पहले पढ़ ली। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता, सकर्मक जिसमें कर्म होता है। जो क्रिया है उसका फल किसे पड़ता है? कर्म पे। कर्म फॉर मीन्स ऑब्जेक्ट। जैसे आपको पहले बताया था, क्रिया अर्थ कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर क्रिया के प्रकार। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है, पर थोड़ा ध्यान में रखना होगा। क्रिया अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं? दोस्तों आप इनको देख सकते हैं कि कितने भेद हैं? 5। अर्थ, क्रिया अर्थ या वृत्ति के आधार पर। क्रिया अर्थ व्यक्ति के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। विद्यार्थ, निश्चयार्थ, संभावनार्थ, संदेहार्थ, संकेतार्थ। संरचना की दृष्टि से क्रिया का वर्गीकरण कीजिए। संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कितने? 4। संरचना की दृष्टि से। धातु एवं नाम धातु में क्या अंतर है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। क्रिया की जड़ है तो धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना। परंतु जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, यानी जहाँ प्रत्यय लगाकर बनेगी वो क्या होगी? नाम धातु होगी। जैसे ये हंसना था, हाथ का हथियाना, अपना का अपनाना, गर्म का गरमाना। समापिका और असमापिका। समापिका वाक्य के अंत में लगती है, प्रधान होती है, पढ़ चुके हैं। लेकिन इसीलिए समापिका क्रिया, जबकि असमापिका क्रिया वाक्य के समाप्ति पर नहीं अपितु अन्यत्र प्रयुक्त होती है। जो समापिका है या तो वाक्य का अंत में प्रयोग ठीक से है, और जो असमापिका है वाक्य के अंत में नहीं आती है, यानी बीच में आ जाएगी। शुरू में तो आपको मेरा सर्वनाम व संज्ञा उसके बाद आ सकती है। कौन? असमापिका। समापिका सबसे लास्ट में आएगी। मोहन ने खाना खाकर हाथ धोए। मोहन क्या है? संज्ञा है। आगे क्या है? खाना, खाकर। खाना क्या है? एक वर्ब है। और हाथ धोए, धोना क्या है? एक वर्ब है।
दोस्तों ये वर्ब समापी का है, और दोस्तों ये वर्ग असमापी का है, वर्ब है, और मोहन क्या है, संज्ञा है। इस प्रकार से वाक्य को तोड़ सकते हैं, तोड़ करके वाक्य आसानी से सरल हो जाते हैं। आगे है संरचना की दृष्टि से क्रिया के वेदों का नाम लिखिए। संरचना के आधार पर क्रिया कितने वेद हैं, कितने वेद हैं संरचना के आधार पर? 3। कौन से हैं? आपने पीछे पढ़ी थी, संरचना के आधार पर क्रिया के 3 वेद हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, और एक क्रिया आगे दी है, उसको देखते हैं। प्रेरणार्थक में क्या है, इसमें आज्ञा दी जाती है, और संयुक्त में क्या है कि जुड़ी होती है दो चीज़ों का। जैसे मोहन ने मुझसे पत्र लिखवाया, अध्यापक ने मुझसे पाठ पढ़वाया, यानी काम करवाया जाता दूसरे पे, खुद नहीं काम किया जाता। प्रेरणार्थक में, संयुक्त में राम रूठ कर चला गया, इसमें 2 क्रियाएं हैं। कौन सी हैं? राम क्या है, एक संज्ञा है, रूठना एक वर्ब है, और चला जाना क्या है, वर्ब है। संयुक्त क्रियाएं हैं इसमें। तीसरी है नाम धातु क्रिया। पहली थी प्रेरणार्थक, दूसरी थी संयुक्त क्रिया, तीसरी थी नाम धातु क्रिया। जैसे नाम धातु प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, जैसे कृपया, बतियाला, बत्ती का बना है बतिया, या लगा के, या क्या है, एक प्रत्यय है, इसमें जोड़ा गया है नाम धातु में। हमने इस नाटक को नहीं फिल्माया, या क्या है, नाम धातु। रंजक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया मुख्य क्रियाओं से जुड़कर अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया में नवीनतम विशेषता उत्पन्न कर देती है, इन्हें रंजक क्रिया है। खुद सारा खुदा खो देगी, दूसरा में रमजेगी, दूसरा में रम के अपना रंग खो देती है और दूसरे को अलग रंग दे देती है। रंजक नवीनतम क्रिया की विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया को मुख्य तथा बाद में जुड़ने वाली क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं। यदि पहली क्रिया के साथ जुड़ेगी तो संयुक्त क्रिया में तो मुख्य है, बाद वाली का जुड़ेगी तो रंजक। किसान ने सांप को मारा डाला, किसान ने सांप को मार डाला। किसान क्या है, सब्जेक्ट है, सांप क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, को मार डाला, इसमें क्या है, रंजक क्रिया। इसमें जो मारना है, मारना ये एक वर्ब थी, इसके साथ रंजक क्रिया लग गई, इसके मन में गुल मिल गई तो ये मार बन गया, मारना से मार बन गया। मोहन गीत गा रहा है, गाना है, जैसे गाना से गा बन गया, गा में कहते रंजक मिल गई। यह इसी प्रकार से आगे, वह उठकर खड़ा हो गया, उठकर खड़ा हो गया, हो, इसमें जैसे खड़ा, खड़ा क्या है, खड़ा, खड़ा हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ रंजक मिलने थे, ये खड़ा बन गया, नहीं खड़ा होना। चलिए फ्रेंड्स, अपना सिलेबस में देखते हैं अपना और क्या क्या बचा है। फ्रेंड्स, हमारा क्या क्या बचा है इसमें देख लीजिए। काल बचा है, तो तद्भव तत्सम शब्द बचे हैं, नहीं ये भी कर लिए हैं, वो लिए पहली वीडियो में ही है, वो लिए, ये भी वो लिए बिल्कुल। काल, और क्या बचा है इसमें से, क्या विशेषण हो लिया, क्रिया विशेषण, विशेषण या सर्वनाम, विदेशी ध्वनियाँ बची दोस्तों, ये बचा हमारा। स्वर व्यंजन ये बचे हैं, और विवर्तनी शुद्ध वाक्य बचे हैं, और एक अर्थ शब्द हो लिए पहले, निपात वाहक, ये भी हो लिया, ये भी हो लिया, ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, और ये बचा है, ये बचा है। यानी कौन से बचे हैं? अलंकार, मुहावरे, लकोक्तियाँ, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण, वर्ण स्वर, विदेशी ध्वनियाँ, विवर्तनी शब्द, ये बचे हैं, और काल। अभी करते हैं इनको। चलिए फ्रेंड्स, वर्ण, स्वर, व्यंजन, विदेशी ध्वनियाँ करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे टुकड़े न हो उसके, जिसके और अधिक टुकड़े न हो उसके, उसे वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी ध्वनि जैसे ए, ई, री, अदक है, अदक है, छोटी ई। आगे है वर्णों, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी व्याकरण की दृष्टि से जो व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है उनकी संख्या कितनी? 46 है। हिंदी की वर्णमाला
के मुख्यतः स्वर एवं व्यंजन दो भागों में बांटा गया है। जो स्वर है दोस्तों वो वैसे तो 13 होते हैं, लेकिन आधुनिक समय में 11 माने जाते हैं। आगे संयुक्त व्यंजन से क्या अभिप्राय है? जो व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। आगे है वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? वह वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता है, यानी आजाद रूप में बोला जाता है। स्वर्ण कौन? स्वर संतत रूप से। हास्य स्वर, दृढ़ स्वर, प्लुत स्वर। आगे स्वर के 3 भेद हैं। कौन से 3 भेद हैं स्वर के? आप याद रखना, एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए। हर्षव, दीर्घ, प्लुत। हर्ष में बोलने में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ में उससे दुगुना और प्लुत में दोनों से अधिक समय लगता है। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? उच्चारण की दृष्टि से पूछा है 2 में, सानुनासिक, निर्नासिक। देख लेते हैं ये, बाकी अपना सिलेबस में तो नहीं है। जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से हो उसे बोलते हैं सानुनासिक। जैसे बांटना, हंसना, मुंह से भी आवाज आए और नास है जो नास से भी हवा बाहर आए। निर्नासिक जो केवल किसका उच्चारण कहाँ से हो? निर्नासिक कहते हैं मुख से हो। जैसे कौन केवल मुख से है, दीन केवल मुख से है, जैसे कै ख केवल मुख से है, इसीलिए निर्नासिक बोलते हैं, यानी बिना नाश के। समनासिक में नाश समेत। आगे है अनुनासिक और अनुस्वार। अनुनासिक के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से आती है। जिस प्रकार समनासिक था उसी प्रकार से अनुनासिक है। समनासिक और अनुनासिक एक समान है, दोनों में हवा मुख और नाक दोनों से आती है। और जो आगे है अनुस्वार। अनुस्वार में क्या है? अनुस्वार में केवल हवा नाक से निकलती है, इसके उच्चारण में बल भी अधिक हो लगता है। जैसे अनुस्वार अपन किसी का नाम लिखा तो वैसे लिख दिया, हाँ, लेकिन अनुस्वार के ऊपर एक बिंदु लगता है, ऐसे ऐसे ऊपर बिंदु, काला बिंदु लगता है। लेकिन अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगता है। एग्जाम में पूछा गया था कि अनुनासिक में कौन सा बिंदु लगता है, तो इसमें तीनों दिए थे, एक ये, एक ये और एक ये। मात्रा से क्या अभिप्राय है? जब किसी स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो स्वर के स्थान पर उच्चारण उसका चिन्ह प्रयोग किया जाता है, उसे मात्रा कहते हैं। जैसे आपको छोटी भाषा में पढ़ी आपने मात्राएं, बस आप यहाँ मात्रा की परिभाषा देख लेना। आगे व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के आगे कितने भेद हैं? व्यंजन के 3 भेद हैं, याद रखना। कौन से? सप्रस, अंतस्थ और उष्म व्यंजन। आगे र और री में क्या अंतर है? ये अपने कोई काम की बात नहीं है, बाकी आप पढ़ सकते हो। वर्ण किसे कहते हैं? आपने पढ़ लिया, पास आ गई। लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। वह लघुत्तम इकाई जिसके आगे टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन वह वर्ण जो अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता है उन्हें बोलते हैं। जो वर्ण अन्य वर्णों की सहायता से बोला जाता है स्वर वर्ण कहलाता है। जैसे हर्षो, दीर्घ, स्वर। दोस्तों इसमें गलत लिखी परिभाषा, अन्य वर्ण की सहायता से नहीं, अन्य जो बिना किसी की सहायता के बोला जाता है, यानी आजाद रूप से बोला जाता है, वो स्वर होता है। गलत है दोस्तों इसमें। इसके बाद 3 ही देख लेना पार्ट। हास्य स्वर जिस स्वर के उच्चारण में थोड़ा या अथवा कम मात्रा में समय लगे उसे बोलते हैं हर्ष स्वर। दीर्घ स्वरों में इससे दुगुना समय लगे, ए, आ, ई, उ, री, ये तो हर्षों में है। बड़ी ई, आ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये द्विमात्रक बोलते हैं। प्लुत स्वर चिल्लाते पुकारते समय यानी 3 गुना समय लगता है। इसमें 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। जैसे ओम हे राम। हिंदी में दीर्घ स्वरों का क्या महत्व है? अनुस्वार पढ़ चुके हैं। अनुस्वार में उच्चारण में हवा केवल नाक से आती है, अनुनासिक में दोनों से आती है।
आगे व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बिल्कुल सही है, जो स्वरों की सहायता से बोला जाए व्यंजन कहलाते हैं। और स्वर आजाद रूप में बोले जाते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के 3 भेद हैं, सप्रश, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के देख लेते हैं कौन कौन से हैं, क्या क्या भाग हैं। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा पूर्व मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती, जैसे यह, रह, ल, व, ये 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। यह, रह, ल, व। स्पर्श व्यंजन जिनकी जीवा मुख के विभिन्न भागों से पूरी तरह स्पर्श करती है, इनके कितने हैं? 25 है। आप इनका वर्ग भी देख सकते हैं, काय वर्ग, चाय वर्ग, टाय वर्ग, तय वर्ग, पय वर्ग। आगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के कितने भेद हैं? ऊष्म व्यंजन के 4 भेद हैं। जिन व्यंजनों में के उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाकर मुंह से बाहर निकलती है उसमें ऊष्मा कहते हैं, जैसे से, है। दोस्तों आप खुद बोल के देखना, इनसे ऊष्मा बाहर निकलेगी मुख से। ये प्रैक्टिस आप खुद कर लेना। आगे उपसर्ग, जो शब्द शब्दांश या शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। दोस्तों मैंने नोट्स बनाए हैं मेरे खुद के, आपको ये नोट्स यदि आप बोलोगे तो अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और इन नोट्सों की आपको PDF बिल्कुल फ्री मिलेगी। उपसर्ग प्रकार कितने हैं? 3। संस्कृत में तत्सम, हिंदी में तद्भव और विदेशी आगत। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 22। संस्कृत के उपसर्ग देख लीजिए, ये संस्कृत के हैं। इधर संस्कृत के ज्यों के त्यों ये बदलाव के साथ हैं। ये हिंदी के हैं, ये उर्दू और अरबी के हैं। आप इनको देख सकते हैं एक एक करके आराम से। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि किसके साथ उपसर्ग लगा है, किसके साथ प्रत्यय लगा है, या प्रत्यय कौन सा, उपसर्ग कौन सा है। आप इनको बड़ा ध्यान से पढ़ना, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपका ये गारंटी है। ये अंग्रेजी के कुछ क्या हैं? उपसर्ग हैं। फ्रेंड्स उपसर्ग के लिए आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैंने आपके लिए अलग अलग बुकों से डाटा उठाया है। फ्रेंड्स आप कुछ उपसर्ग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। फ्रेंड्स जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उर्दू भाषा के उपसर्ग दिए गए हैं, कुछ उर्दू और अरबी के हैं। एक एग्जाम में बद पूछा गया था, बद किस भाषा का है? उर्दू भाषा का है, उपसर्ग है। अंग्रेजी भाषा के कुछ उपसर्ग दिए गए हैं। आगे प्रत्यय देखते हैं। चलिए, प्रत्यय आपको पता है क्या होता है? वाक्य के पीछे लगते हैं। और प्रत्यय हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, कर्त प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय आपको पता है पीछे लगते हैं। प्रत्यय के आपको बता 2 भाग होते हैं, कर्त प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। आगे देखते हैं कर्त प्रत्यय क्या होते हैं। कर्त प्रत्यय के जो ये लिखा है आपके सामने, क्या होते हैं? जो धातु या मूल के अंत में लगते हैं। क्या कहाँ लगते हैं? अंत में लगते हैं। कर्त प्रत्यय के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कर्तवाच्य, क्रम और भाववाच्य और क्रियावाच्य। चलिए आगे चलते हैं। कर्तवाच्य, जो कर्त प्रत्यय धातु कर्ता अर्थात क्रिया की ओर से संकेत करे। जैसे बस आप ये देख लेना कर्त के कौन से भाग, इतना गहराई से नहीं पूछा जाता एग्जाम में। भाव, क्रिया। आगे तद्धित प्रत्यय है, क्रिया के अतिरिक्त से सभी के अंत में लगते हैं। ये क्रिया के साथ नहीं लगते हैं, क्रिया के अलावा सबके साथ लगते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम के साथ लगते हैं, लेकिन क्रिया के साथ नहीं लगते हैं। तद्धित के प्रत्यय के भाग कितने हैं? 7 हैं। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, कितने भाग हैं? 7। भाववाच्य, कर्तवाच्य, क्रम, बहुवचन, स्त्रीलिंग, गुण और लघुता। ठीक है, आप इनको ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। लघुत्ववाच्य लास्ट का था, आप इनको पढ़ भी सकते हैं वीडियो रोक कर। तद्धित
के कुछ और पार्ट दिए हैं, ये देख लीजिए आप। जो तद्धित है और कर्क है, इनके कुछ उदाहरण दिए हैं, ये उदाहरण जरूर पढ़ लेना एग्जाम में, इनमें से पक्का पूछा जाता है एग्जाम में क्या 2 बार। जो इधर दिए हैं आपको दिखाई दे रहे हैं इधर, ओ यार अरे चल स्क्रीन दो, इधर दिए हैं, ये जरूर पढ़ लेना एग्जाम में। आगे चलिए देखते हैं एक बार और। प्रत्यय के कुछ उदाहरण और दिए हैं, ये भी आप जरूर पढ़ लेना। फ्रेंड्स, विवर्तनी के बारे में पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में दी गई है। विवर्तनी लिपि का महत्वपूर्ण पक्ष है। विवर्तनी का शाब्दिक अर्थ है अक्षर का विन्यास। चले आगे चलते हैं। हलंत, हलंत कहाँ पर लगते हैं आपको पता है, हलंत नीचे लगते हैं हमेशा। चलिए देखते हैं हिंदी के परंपरागत तत्सम शब्दों में। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द, अनेक शब्द व्यंजनात्मक रूप में प्रयोग होते हैं। इनके जो नीचे जैसे महान है, विद्वान है, भगवान है, हलंत नीचे लगते हैं। याद रखना, हलंत कहाँ लगते हैं, नीचे लगते हैं ऐसे वाक्य के शब्द के। आगे अनुस्वार या बिंदु। अनुस्वार आपको पहले पढ़ा था, ऊपर लगता है। हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग प्राय 5 वर्णों के अंतिम वर्णों में किया जाता है। जैसे कितने 5, ये, अये, अणे, न, मैं, ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा करने से लेखक और मुद्रण में सरलता आ जाती है। आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए कितनी मेहनत की है, अलग अलग बुकों से डाटा उठाकर लाया हूँ आपके लिए, ताकि हमारा हिंदी का सिलेबस पूर्णतः कवर हो जाए। आगे है परिभाषित शब्द में देख सकते हैं आप, ये जो विवर्तनी है उसके उदाहरण दिए गए हैं। जैसे जिस प्रकार से भाई बिंदु कहाँ पर लगते हैं, अनुस्वार, तैवर्ग, भंडारण, बटन, बंजर, रंगशाला, ये सब दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। अनुनासिक और अर्धचंद्राकार, जिसमें नाक से भी और मुख से भी हवा आती है, उन्हें अनुनासिक बोलते हैं। मुख और नाक दोनों से हवा निकलती है। चंद्र बिंदु जैसे चांद, सांप, आंख। अनुनासिक और इनमें आपको अंतर का पता चल गया है। अनुनासिक और अनुस्वार का प्रयोग किया जाने वाला लगता है, किंतु इन दोनों में अर्थ होता है अलग अलग। जैसे देख लीजिए दोस्तों, कैसे समझा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एक नंबर में। हंस, हंस का मतलब पक्षी, लेकिन हंस ये हंस आ गया तो हंसना, केवल बिंदु और चंद्र बिंदु का फर्क है ये, हंस, हंसना। चलिए देखते हैं संयुक्त वर्ण रचना। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें पूर्ण रूप या अर्ध दोनों प्रकार के वर्णों का प्रयोग किया होता है। वर्णों की अर्ध रूप रचना के निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। आप देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं आराम से। रचना के प्रमुख 4 रूप हैं। र, रमा, एक र के रूप बताए कितने ही है र के। आगे ये दूसरी या लग रही ड्रामा, फिर कर्म का ऊपर लग रही है कर्म, फिर नीचा र लग रही है। र के कितने रूप हैं, 4। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं यह श्रुति। जैसे हिंदी श्रवण प्रधान भाषा है, केवल केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार जिन शब्दों में यह ध्वनि ईक्षण होकर उनमें ई अथवा ए सुनाई देती है, उनमें स्वर रूप अपनाना चाहिए। नई को नई शुद्ध रूप है, मिठाई का मिठाई शुद्ध रूप है, लिए का लिए है, आइए का आइए है। ये यह श्रुति में बोले जाते हैं, यानी यह के स्थान पर ई का प्रयोग है या ए का प्रयोग होता है। आगे क्रियापद विभक्ति चिन्ह है। विभक्ति चिन्ह हम आगे देखेंगे पूरी तरह से एक एक करके। चलिए, अंग्रेजी की ओ ध्वनि, डॉक्टर, कॉलेज, ऑपरेशन, बॉक्स, अंग्रेजी में कौन सी ध्वनि आती है, ओ की। आज हिंदी में अंग्रेजी के अनेक शब्द अपनाए गए हैं, आप इनको वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं।
पुनरुक्ति, जब भाव विशेष पर बल देने के लिए एक शब्द को दो या दो से अधिक बार प्रयोग किया जाए उसे पुनरुक्ति कहते हैं। जैसे ऐसी स्थिति में हम कभी कभी योजक के साथ अंक 2 का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, लिखी कई बार, या इसका प्रयोग करेंगे या 2 लिख देंगे, साथ साथ 2 लिख देंगे, चलते चलते 2 लिख सकते हैं। योजक का शब्द प्रयोग किया गया है। योजक चिन्ह है। योजक अंग्रेजी के आइफन, अंग्रेजी में इसको आइफन बोलते हैं और हिंदी में इसको योजक बोलते हैं। जो एक अक्षर जैसे ये गया, एक अक्षर के नीचे लगता है इसको बोलते हैं आइफन, और नीचे आइफन, ये बीच में लगता है इसको योजक। इन दोनों में आप अंतर स्पष्ट कर लें। आगे है, जैसे माता पिता, दाल रोटी, ये क्या है, आइफन लगा है दोनों में, दोनों सेम शब्द हैं, जोड़ा है, शब्दों जोड़े के रूप में लगे हैं। क्योंकि हिंदी भाषा अत्यधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली है, दोस्तों बकवास बातें हैं, अपना काम की बातें को योजक याद रखिए, आइफन बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। और द्वंद्व समास में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन समास में? द्वंद्व समास में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने विवर्तनीय शब्द चुने हैं। या कौन सी? ये 6ठी क्लास की बुक से उससे है। आप इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो 1 या 2 बार। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, वो शब्द विवर्तनी से ही आता है। देख लीजिए, ये कौन सी क्लास की बुक है, आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ये 6ठी कक्षा की बुक है, NCERT। ये कौन सी कक्षा की बुक है? 6ठी कक्षा की बुक है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो बीच में कहीं आपको रुकी हुई मिले तो आप उसके लिए कमेंट कर देना, और कि इस टॉपिक की रहेगी, इस टॉपिक की आपका दोबारा से वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हिंदी में कुछ भी नहीं बचना चाहिए आपका, जो सिलेबस है उसके अनुसार। फ्रेंड्स, मोटा मोटा ओवरव्यू ले लेते हैं। शब्द किसे कहते हैं? आपको वैसे तो पता है, एक या एक से अधिक वर्णों के, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, वर्णों के संतर्त या सार्थक ध्वनि शब्द को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। उद्गम, रचना, प्रयोग, अर्थ और रूपांतरण के आधार पर। उद्भव के आधार पर कितने भेद हैं? उद्भव के आधार पर 5 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। दोस्तों, अब हमारे सिलेबस में विदेशी ध्वनियाँ पूछी गई हैं, तो विदेशी ध्वनियाँ ही ऐसे आती हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से इस हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। संकर शब्द, संकर दोस्तों 5 शब्द माने गए हैं, लेकिन वास्तव में 4 हैं। संकर शब्द दोस्तों मिश्रण होता है, जैसे वर्षगांठ है, टिकटघर है। रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? 3 हैं। ये दोस्तों पहले कर चुके हैं हम इसको। पद, जब किसी शब्द को व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है उसे सब क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे लड़का, कुत्ता, डंडा, अलग अलग शब्द हैं। जब इनको वाक्य में प्रयुक्त किया, जैसे लड़के ने कुत्ते को डंडे से मारा, क्या बन गया? ये पद बन गया। पदबंध, जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर इकट्ठे हो जाए तो क्या बनेगा? पदबंध। उसे बंधी हुई इकाई का पदबंध कहते हैं। पदबंध के कितने भाग हैं? 5। कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया। ये 5 भेद हैं, याद रखना। पदबंध के कितने हैं? 5। एग्जाम में पूछा जा सकता है, कितने हैं? 5। चलते हैं। पद और पदबंध में आप अंतर कर सकते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं, लेकिन शब्दों के समूह को पदबंध कहते हैं। जैसे इस वाक्य में हमारा घर चारों ओर, ये क्या है? पदबंध है, क्यों? कईयों के समूह से बने हैं ये। संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए, दीवार के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया, यानी दीवार के पीछे क्या है? पूरा
एक पदबंध है। लकड़ी की बड़ी पेटी में कंबल निकालो से निकालो। लकड़ी की एक बड़ी पेटी, क्या है ये? संज्ञा पदबंध है। यानी जो संज्ञा नाम होता है किसी वस्तु का, वो पूरा उसके साथ पदबंध जोड़ दिया जाए तो संज्ञा पदबंध बन जाता है वो। जैसे मेंद, मेंद क्या है? विद्यार्थी, विद्यार्थी एक संज्ञा है। इसे भारत एक संज्ञा है। इसी प्रकार सर्वनाम के साथ भी जुड़ते हैं ये। आगे है क्रिया विशेषण पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करें। जैसे मुझे 4 किलो पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए। मुझे, मुझे क्या होगी? संज्ञा होगी 4 किलो पिसी हुई मिर्च चाहिए। ये क्या है? एक विशेषता है या किसी पिसी हुई मिर्च, लेकिन इसमें जुड़ गया पदबंध। ये सारा समूह में गया पदबंध। कौन सा? विशेषण। इस प्रकार क्रिया विशेषण पढ़ सकते हैं, क्रिया विशेषण सब पढ़ सकते हैं आप आसानी से वीडियो रोक कर। ये 6ठी क्लास से लिए गए हैं देशज शब्द, यानी देसी भाषाओं से आए हैं, देशज बोलते हैं। जैसे गाड़ी, पगड़ी, पैसा, रोड़ा, गड़बड़, ठेठ, चस्का। फ्रेंड्स, विदेशी ध्वनियों को आगत शब्द भी बोलते हैं हिंदी भाषा में। और पहले वाली बात है, जैसे अखबार, आदमी, जमीन, पीपल, गाड़ी, अलमारी, साबुन, कुर्ता, कैंची। ये क्या है? ये विदेशी भाषाओं से हरियाणवी भाषा, हिंदी भाषा में आ गए हैं। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में हमारा क्या क्या रहता है। अलंकार रहते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, उपसर्ग उसके, प्रत्यय उसके, समास, पर्यायवाची उसके, विलोम उसके, अनेकार्थी, अयोगवाहक, वाक्य शोधन उसका है, निपात भी हो चुके हैं, विराम चिन्ह भी हो चुके हैं, संबंध बोधक भी हो चुके हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये रह रहे हैं दोस्तों वाक्यांश। एक अर्थी शब्द हो चुके हैं, युगम शब्द बाकी है अपने, एक युगम शब्द रह रहे हैं, और वाक्य शुद्धिकरण भी हो चुके हैं। वर्ण, स्वर, ध्वनियाँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब हो चुके हैं। काल बचा है, एक तो युग्मज बचे हैं, एक काल बचा, 2 ये बचे हैं, और एक अनेक शब्दों के, ये तो एक वीडियो में करेंगे हम। अलंकार, समास, मुहावरे, उपसर्ग, लोकोक्तियाँ, ये सब एक वीडियो में करने वाले हैं।